हेलो दोस्तों, वेलकम टू चेतना क्लासेस। आपका अपना होम स्कूल। आप सीखने जा रहे हैं हिंदी सुलभ भारती स्टैंडर्ड 8 इंग्लिश मीडियम। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3, नाखून क्यों बढ़ते हैं, जिसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। आइए इनका परिचय देख लेते हैं। इनका जन्म 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 1989 उत्तर प्रदेश में हुई थी। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं। आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था। आप हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगला भाषाओं के विद्वान थे। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो बहुभाषा में, यानी कि हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और बंगला इन भाषाओं में थी। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं वो है अशोक के फूल, कल्पलता जो एक निबंध है, बाण भट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा ये एक उपन्यास है आदि। तो इस प्रकार इनकी रचनाएं हैं। आइए गद्य संबंधी परिचय देखते हैं। प्रस्तुत वैचारिक निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद ने नाखून बढ़ने को पशुता का चिन्ह माना है। पशुता यानी कि पशु जैसा, जानवरों के जैसा। तो यानी कि नाखून जो बढ़ते हैं उसे क्या कहा गया है कि वो पशुओं के साथ ऐसा होता है। तो पशुता का चिन्ह, इंसान के अंदर एक पशुता है, इसका चिन्ह नाखून के बढ़ने को कहा है। नाखून पशुता बुराइयों का प्रतीक है। तो नाखून जो है वो क्या है कि इंसान के अंदर जानवर जो छुपा हुआ है, इंसान के अंदर का छुपा हुआ जानवर और जो बुराइयां हैं, इसका प्रतीक है ये नाखून। आपका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में भी बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। तो जिस प्रकार नाखूनों को कभी हम अच्छा नहीं मानते, नाखूनों को जैसे ही वो बड़े हो जाते हैं वैसे ही हम उन्हें काट देते हैं, क्योंकि अगर वो बड़े हो जाते हैं तो वो दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और कभी कभी खुद हमें ही उनसे चोट लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर इंसान के अंदर किसी भी प्रकार की जो बुरी आदतें हैं वो आ जाए, तो जिस तरह से हम नाखून को काट देते हैं वैसे ही हमें उन बुरी आदतों को भी अपने जीवन से त्याग देना चाहिए। तो आइए नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके बारे में जानते हैं। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। लेखक कहते हैं कि कभी कभी बच्चे ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो आंसर देने वाला है वो बेचारा चक्कर में पड़ जाता है कि आखिर इसका आंसर क्या होगा। अल्पज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। कवि के अनुसार ऐसा पिता जो अल्प ज्ञानी हो, जिसका ज्ञान कम हो, वो बहुत ही दयनीय जीव होता है, यानी कि उसकी जो दशा है वो बहुत ही बुरी होती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे उनसे इस प्रकार का सवाल करते हैं तो उसका जवाब क्या दें वो उन्हें समझ में नहीं आता है। तो लेखक कहते हैं, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो मैं कुछ भी सोच ही नहीं सका। तो लेखक कहते हैं कि जब उनकी जो छोटी लड़की है, उन्होंने लेखक से जब पूछा कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं तो वो कुछ भी सोच नहीं पाते हैं। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा नाखूनों को हम बार बार काटते हैं, फिर भी हर तीसरे दिन यानी कि एक हफ्ते के अंदर ही वो नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। अगर आप नाखून को काट देंगे तो नाखून आपसे कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा, बस वो चुपचाप ही इस दंड को स्वीकार कर लेगा। अगर आप नाखून को काटने जाएंगे तो नाखून कभी भी किसी तरीके से रोकेगा नहीं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? तो कहते हैं कि कुछ निर्लज्ज, यानी कि जिन्हें किसी भी प्रकार की शर्म नहीं होती है, जो अपनी लज्जा को त्याग चुके हैं, ऐसे अपराधी, अगर अपराधी जेल में होता है और फिर उसकी रिहाई हो जाती है, यानी कि जेल से जब वो छूट जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने पहले बुरे कर्म किए थे उन्हें वो छोड़ देता है। तो वैसे ही ये जो नाखून है उस वक्त तो दंड स्वीकार कर लेता है, पनिशमेंट ले लेता है, लेकिन उसी निर्लज अपराधी की तरह ही वो फिर से जैसा था वैसा ही बढ़ जाता है। तो कहते हैं लेखक कि आखिर ये नाखून इतना बेहया, इतना बेशरम क्यों होता है।
कि जिसे काट देते हैं तो उसे वहीं पर रुक जाना चाहिए ना, मगर नाखून ऐसा नहीं है, वो अपनी बेशर्मी की हद को पार कर देता है। वो जिसको जितना काटोगे वो उतनी बार वो बढ़ते ही रहता है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। आपने अपने पूर्वजों के बारे में सुना होगा बच्चों कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, वो क्या थे? वन मानुस, यानी कि जंगल में रहने वाले मानुस थे और बंदर के रूप में होते थे। ठीक है, तो जब मनुष्य जंगली था, वन मानुस जैसा, उसे नाखून की जरूरत थी, क्योंकि जब वो जंगल में रहता था तो शिकार करने के लिए, अपनी रक्षा करने के लिए और अपने लिए भोजन ढूंढने के लिए उसे नाखून की जरूरत पड़ती थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। तो अपनी रक्षा के लिए, किसी दूसरे जानवर से अपनी रक्षा करने के लिए नाखून का होना उसके लिए बहुत जरूरी था। असल में वही उसके अस्त्र थे, क्योंकि वो नाखून उसके लिए उसका अस्त्र यानी कि हथियार था। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। तो दांत तो थे, लेकिन दांत हमेशा फ्रंट में काम नहीं आते। अगर आपकी तरफ कोई चीज गिरती हुई नजर आएगी तो हमेशा दांत नहीं आएगा आपको उसे बचाने के लिए, आपके हाथ अपने आप वहां सामने आ जाते हैं। तो इसी तरीके से दांत तो है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं, लेकिन दांत से भी ज्यादा हाथ जो है काम आते हैं, और हाथ में जो नाखून है उससे हम बहुत बार जो है अपनी रक्षा कर सकते हैं। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लग गया। तो धीरे धीरे वह अपने अंग, अपने बॉडी पार्ट्स को छोड़कर बाहरी वस्तुओं का, यानी कि जैसे पत्थरों की कुल्हाड़ी बनाई, लकड़ियों का हथियार बनाया, इस तरीके से मनुष्य जो है आगे अपनी प्रोग्रेस की तरफ बढ़ चला। उसने हड्डियों के भी हथियार तैयार किए, और उसने हड्डियां जो थी, जो जानवर मर जाते थे या जो इंसान मर जाया करते थे, तो उनकी हड्डियों से भी हथियार बना लिए। जहां पर पहले सिर्फ नाखून और दांत उसके हथियार थे, अब उसके पास बाहरी अलग अलग वस्तुओं का जो है भंडार इकट्ठा होने लग गया, और उन वस्तुओं से वो अपने हथियार बनाने लग गया। मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा, उसने धातु के हथियार बनाए। जब आगे और ज्यादा तरक्की हुई और ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, तो मनुष्य ने धातु यानी कि मेटल के हथियार बनाए, जैसे लोहे के हथियार, जो मेटल्स होते हैं, उन सारे मेटल्स का जो है इंसानों ने इस्तेमाल करना शुरू किया। इतिहास आगे बढ़ा। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। देखिए, एक जमाना था जब नाखून ही हमारे लिए हमारी रक्षा का कारण बनते थे, लेकिन आज क्या कहते हैं कि लोग अपने ही बच्चों को नाखून न काटने पर डांटते हैं। स्कूल में भी जब आप जाते हो तो आपकी पीटी टीचर उसके लिए आपको डांट देती है कि नाखून जो है वो बड़े नहीं होने चाहिए। घर पे भी इसके लिए डांट पड़ती है, और हमेशा ये बताया जाता है कि जो बड़े नाखून होते हैं, अगर उनसे हम खाना खाते हैं तो उनके अंदर के जो छुपे हुए जर्म्स हैं वो हमारी पेट में चले जाते हैं। तो इस तरीके से घर वाले और बाहर पे जितने भी लोग हैं वो आपको डांटते हैं कि नाखून भाई क्यों नहीं काट रहे हो। नाखून अब रोज बढ़ जाते हैं, और लेखक को ऐसा लगता है कि मनुष्य जो है अब नाखून नहीं चाहता है। पहले एक जमाना था जब नाखून उसकी जरूरत थी, लेकिन आज मनुष्य नाखून को नहीं चाहता है। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवंत प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। तो लेखक के अनुसार मनुष्य के अंदर जो पशु वृत्ति है, जानवरों वाली जो आदतें हैं, उनका जीवंत प्रतीक, यानी कि इंसानों के अंदर जो उनका जानवर रूप है, ये उसका प्रतीक है नाखून। मनुष्य की पशुता जितनी बार भी काट दो, मनुष्य के अंदर से जो उनका जानवरपन है उसे कितनी बार भी काट क्यों ना दो, वो मरता नहीं है। कभी ना कभी वो जानवर बाहर निकलता है। कब निकलता है? अक्सर जब मनुष्य गुस्से में होता है, तब वो क्या सही है क्या गलत है इसका अंतर नहीं कर पाता है, और वो दूसरों से लड़ झगड़ बैठता है, जानवरों की तरह नोचने काटने लग जाता है। ठीक है, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि मनुष्य के अंदर की जो पशुता है, मनुष्य के अंदर का जो जानवर है, उसे हम कितना भी मारना चाहे वो मरता नहीं है। अगर आदमी अपने शरीर की, मन की और वाक की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो उसे अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। लेखक का कहना है कि अगर आदमी जो है वो अपने शरीर में, यानी कि जो भी उसके बॉडी में जो चेंजेस आ रहा है,
मन की और वाक्य की, उसके मन में वो क्या सोचता है और उसके वाक्य यानी कि वो कैसे सेंटेंस को यूज करता है, अगर इन सबको अनायास यानी कि अचानक से उसका शरीर क्या रिएक्शन देता है, उसके मन में क्या थॉट आते हैं और उसके मुंह से कैसे शब्द निकलते हैं, इसी से इंसान की जो है वृत्तियां यानी कि वो मानव है या पशु है, इसकी वृत्तियों का पता चल पाता है अनायास, अचानक से। क्योंकि प्री प्लान्ड अगर कोई है तब तो वो हमेशा अच्छी अच्छी ही बातें करेगा, लेकिन अचानक जब उसके सामने कोई घटना घटित हो उस वक्त उसका क्या रिएक्शन होता है, ये बता देता है कि वो इंसान कैसा है। तो अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में उसे बहुत ही सहायता मिलेगी अगर वो इन बातों को नोटिस करता है, इनके बारे में विचार करता है कि वो अचानक से आने वाली जो घटना होती है उसमें वो किस प्रकार रिएक्शन देता है। मनुष्य की नख बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है, मनुष्य जो है वो नख को बढ़ा लेने की उसकी आदत होती है, वह उसके पशुत्व का प्रमाण है, यानी कि उसके अंदर कितना पशुपन है, कितना जानवरपन है, वो उसका प्रमाण यानी कि प्रूफ। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है, और जो अगर नाखून को जो वो काट देते हैं तो ये क्या है, उस मानव की मनुष्यता की निशानी है ये। मेरा मन पूछता है मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है। लेखक कहते हैं कि मेरा मन पूछ रहा है कि मनुष्य कहाँ जा रहा है। वो फिर से पुराने युग में जा रहा है, पाषाण युग में जहां इंसान जंगल में जिया करते थे, यानी कि फिर से वो पशु बनने जा रहा है, या फिर अपने अंदर की बुराइयों को काट कर मनुष्य रूप में जा रहा है, यानी कि मनुष्यता की ओर जा रहा है। ठीक है, मनुष्य पूछते हैं वो किस ओर जा रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र घटाने की ओर, यानी कि अपने हथियार वो बढ़ाने की तरफ बढ़ रहा है या घटाने की तरफ। क्योंकि अगर मनुष्य के अंदर मनुष्यता आ जाएगी तो उसे शस्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर मनुष्य के अंदर उसका जानवर जग जाएगा तो उसे हमेशा अस्त्र की जरूरत, शस्त्र और अस्त्र की जरूरत पड़ेगी। मेरी निर्बोध बालिका ने मानो मनुष्य जाति से ही प्रश्न कर लिया। तो लेखक कहते हैं कि मेरी निर्बोध का मतलब होता है अज्ञान, तो उनकी छोटी सी बेटी वो इतना ज्यादा ज्ञान नहीं रखती है, तो वो अज्ञानी जो बालिका है उसने समझो कि पूरे मानव जाति से ही ये प्रश्न पूछ लिया हो कि जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह हमारी पशुता के अवशेष हैं, यानी कि हम में अब भी जो जानवर छुपा हुआ है ये उसके अवशेष, उसके बचे हुए कुछ रिमेन्स हमारे अंदर अभी भी हैं। मैं भी पूछता हूं जानते हो ये अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं। अब लेखक पूछते हैं कि भाई जानते हो कि आखिर हमारे जीवन में ये अस्त्र और शस्त्र, ये हथियार क्यों बढ़ रहे हैं। ये हमारी पशुता की निशानी है, ये हमारे अंदर छुपे हुए जानवर की निशानी है। स्वराज होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। तो लेखक कहते हैं जब हमें स्वराज मिला यानी कि आजादी मिली, तो उसके बाद भी जो हमारा स्वभाव है वो कैसा है, हमारे नेताओं का स्वभाव, हमारे नेताओं की जो सोच है और जो नागरिक है, भारत के जो भारतीय है, उन लोगों की जो सोच है वो क्या चाहते हैं कि इस देश को सच्चे अर्थ में हम कैसे सुखी बनाएं, कैसे संपन्न बनाएं। हमारी परंपरा महिमामयी और संस्कार उज्जवल हैं। भारत की परंपरा जो है वो पूरे विश्व में विख्यात है और यहाँ का जो संस्कार है वो पूरे विदेशों तक में जाता है। आप देखेंगे कि जितनी कृष्ण भक्ति आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती, उससे ज्यादा विदेश में। यहाँ के बच्चे गीता का ज्ञान नहीं हासिल कर रहे हैं, मगर विदेश में जो बच्चे हैं वो गीता का पाठ कर रहे हैं। तो इस तरीके से भारत की संस्कृति और परंपरा जो है पूरे विश्व में विख्यात है, क्योंकि अपने आप पर अपने आप द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी विशेषता है। क्योंकि हमने अपने आप पर ही और खुद ही अपने अंदर बहुत सारे बंधन लगा रखे हैं कि ये सही है, ये गलत है, ये नियम के अनुसार है और ये नियम के विरुद्ध है। ऐसी कई सारी धारणाएं हमारे भारतवर्ष ने बनाकर रखी हुई है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये हर जनरेशन तक पहुंच रहा है और यही हमारी संस्कृति की विशेषता है, स्पेशलिटी है। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। अब यहाँ पर देखिए कहा जाता है ना कि मनुष्य एक सामाजिक पशु है,
तो मनुष्य जो है एक सामाजिक पशु है, लेकिन मनुष्य और पशु में, इन दोनों में किस प्रकार की भिन्न, मनुष्य और पशु इन दोनों में किस बात का अंतर है देखते हैं। उनमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है। इसीलिए मनुष्य झगड़े टंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य के अंदर संयम है, सब्र है, और वो दूसरों के सुख और दुख में अपनी संवेदना, दूसरों के सुख में उन्हें खुशी मिलती है, और अगर कोई दुखी है तो उनके दुख को देखकर हमारे मन में भी दुख होता है। श्रद्धा है, भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति और सद्धर्म के प्रति श्रद्धा है। तप है, त्याग है, दूसरों के लिए त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं। इसीलिए मनुष्य झगड़े और टंटे को अपना आदर्श नहीं मानते। अगर कोई लड़ रहा है तो हमेशा क्या कहा जाता है? अरे जानवरों की तरह क्यों लड़ रहे हो? कभी भी आपने ऐसा सुना है कि अरे मनुष्य की तरह क्यों लड़ रहे हो? नहीं। कहीं भी अगर झगड़ा होता है तो वहां नाम यही आता है कि भाई जानवर की तरह क्यों लड़ रहे हो। तो लड़ना किसका है नेचर? जानवरों का, मनुष्य का नहीं। मनुष्य जो है वो क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ बैठकर सोच समझदारी के साथ, क्योंकि मनुष्य के पास अपने विचार को, अपनी बातों को लोगों के सामने रखने के लिए भाषा मिली है, जो कि जानवरों के पास नहीं है। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। जो लोग गुस्से में आकर चढ़ दौड़ते हैं, यानी कि जब उन्हें गुस्सा आता है तो क्या सही है क्या गलत है उसका फर्क वो नहीं कर पाते हैं, यही अविवेकी, यानी कि उनके मन का जो विवेक है वो खत्म हो जाता है, तो ये मनुष्य इसे बुरा समझता है। वचन, मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। असत्य आचरण, जो झूठा हो आचरण, आचरण यानी कि व्यवहार, तो जिसका व्यवहार झूठ पर टिका हो, तो ऐसी कोई भी वचन यानी कि बात मन एवं शरीर से, चाहे तुम मन से किसी झूठ को सोचो या शरीर से या अपनी बातों से किसी भी असत्य वाले आचरण को करते हो, तो इसे मानव समाज में गलत माना गया है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाए। ऐसा कोई भी दिन आ सकता है क्या जब मनुष्य का नाखून बढ़ना छोड़ दे? प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। तो बहुत सारे प्राणी शास्त्र यानी कि साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि भाई मनुष्य का जो कोई भी अनावश्यक, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक न हो, वो अंग अपने आप झड़ जाएगा जिस प्रकार की पूंछ। जब हमारे पूर्वज जो है वनमानुष के रूप में थे तो उनके पास एक पूंछ हुआ करती थी, जो अब हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस वक्त उन्हें जंगलों में रहते वक्त पेड़ से कूदने में, एक पेड़ से दूसरे टहनी पर कूदने में पूंछ जो है वो बहुत हेल्प करती थी, तो इसलिए पूंछ हुआ करती थी उनके पास। लेकिन हमारे पास पूंछ नहीं होती है, वो अपने आप झड़ गई। उसी तरीके से मनुष्य के शरीर में जो भी बिना आवश्यकता की चीजें हैं वो जरूरत न रहने पर अपने आप झड़ जाएंगी। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। तो उसी दिन मनुष्य के अंदर की जो पशुता, जो उसका जानवर है, वो अपने आप लुप्त यानी कि छुप जाएगा। शायद उस दिन वह मरणास्रोतों का प्रयोग भी बंद कर देगा, और उसके बाद मरणास्रोत यानी कि मरने के बाद जो बॉडी का पोस्टमार्टम होता है, जो उसके ऊपर हम रिसर्च करते हैं कि आखिर इसमें क्या था क्या नहीं था, तो उस रिसर्च को भी वो बंद कर देंगे। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर भी, नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है। तो नाखून का जो बढ़ना है वो मनुष्य के अंदर जो छुपे हुए जानवर है उसकी निशानी है, और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। और मनुष्य अगर चाहेगा कि मैं अपने अंदर जो जानवर है उसे बढ़ने नहीं दूंगा, तो ये मनुष्य की इच्छा है, और अगर ये उसका आदर्श है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, मनुष्य के अंदर एक घृणा यानी कि दूसरों से नफरत करने की जो आदत है, वो अनायास अपने आप बिना किसी के सिखाए आ जाती है। कोई किसी को सिखाता नहीं है कि भाई उनसे नफरत करो। वह पशुत्व का द्योतक है। द्योतक का होना यानी कि प्रतीक। तो जो हम किसी से नफरत करते हैं ये भी हमारे अंदर के पशुत्व की ही निशानी है, क्योंकि अगर हम मनुष्य है तो सभी को एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। अपने को संयत रखना
दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। अपने आप को संयम में रखना और दूसरों के मन की भावना का आदर करना, यही मनुष्य का धर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। तो बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए, यानी कि आप सभी बच्चों को ये बात पता होनी चाहिए कि प्रैक्टिस, अभ्यास करते रहने से और तप करते रहने से, यानी कि अपनी जिस चीज में रुचि है उस चीज की साधना करते हुए जो भी वस्तु मनुष्य को प्राप्त होती है, यही मनुष्य की महिमा का सूचित होता है। यानी कि अगर आपने किसी चीज को प्रैक्टिस किया है और उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो, तो इसी से आपकी जो है वो क्या होगी, पर्सनालिटी डेवलप होगी और आप हर जगह पर फेमस हो जाएंगे। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है। चरितार्थ यानी कि सार्थकता। मनुष्य जीवन तभी सफल होगा जब वो प्रेम करना सीख जाएगा, मैत्री दोस्ती करना सीख जाएगा और दूसरों के लिए त्याग करना सीख जाएगा। तो अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में, अपने आप का बलिदान कर देगा दूसरों के मंगल, दूसरों के हित के लिए, वो भी बिना किसी मतलब के, निशेष भाव यानी कि उसमें कोई भी अपना मतलब न हो। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। तो मनुष्य जो है वो अपने जीवन में हमेशा क्या चाहता है, सफलता को लाना, और उसके लिए वो किसी भी तरीके की वृत्ति को अपनाना चाहता है। कहता है एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, यानी कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कुछ भी कर जाना जो है वो सही होता है। तो ये जो वृत्ति है, ये जो आचरण है, ये नाखून के बढ़ने का ही एक रूप है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। तो अगर हम उस नाखून को काट देते हैं, यानी कि अपने अंदर की उन बुराइयों को हटा देते हैं, तो यही उसके अंदर जो उसने खुद से निर्धारित की हुई आत्मबंधन, खुद के ऊपर लगाया हुआ जो बंधन है, ये हट जाएगा और उसका चरित्र जो है वो अच्छा बन जाएगा। ठीक है, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो नाखून चाहे कितना भी बढ़ने की कोशिश कर ले, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगा। यानी कि बुराई कितना भी अपना रूप लेना चाहे तो भी मनुष्य जो है अपने अंदर की अच्छाइयों को कभी खत्म होने नहीं देगा, और अपनी अच्छाइयों की शक्ति से ही वो अपने अंदर की पशुपन को, यानी कि जो उसके अंदर जो जानवर छुपा हुआ है, उसे मिटाने की पूरी कोशिश वो करेगा। तो बच्चों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आप इस चैनल पर नए हैं तो आज ही सब्सक्राइब करें आपका अपना चेतना क्लासेस यूट्यूब चैनल, और आने वाली सभी वीडियो लेक्चर्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमारा मोटिवेशन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।